था? अच्छा नहीं था। इतना बेसिक क्वेश्चन दिए थे पेपर में, सारे बेसिक क्वेश्चन, एक आध थोड़े बहुत घुमा फिरा के हो सकते, वरना सारे बेसिक ही है। चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इस चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कशन हुआ है क्लास में या नहीं हुआ? ठीक है, इस बैच में नहीं हुआ, एक बैच में हो गया है। इसमें करना है तो एक काम करते हैं, पेपर डिस्कस करते हैं और इसके बाद फिर बुकलेट लाए हो? कितने लोग लाए हैं? बाकी लोग नहीं लाए? ठीक है, जो नहीं लाया वो पेपर पे लिखना, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर का, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर सके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 101 से 121 तक कोई क्वेश्चन है? 101 से 121 तक कोई क्वेश्चन? कौन सा? 114। कितने लोग को डाउट है इसमें? कितने सारे को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 114, which of the following is not an example of multiple allelism? अच्छा, इसमें ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स, ये तो मैंने अभी अपने टाइम में पढ़ा है। कोड कलर इन रैबिट्स, स्किन कलर इन ह्यूमंस, एवियोलॉजी इन ह्यूमंस, नॉट एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। देखो ब्लड ग्रुप में तो होता है, ये हमें पता है, मल्टीपल एलिमेंट्स। इसका आंसर क्या दिया है? चौथा दिया, स्किन कलर इन ह्यूमंस। ठीक है, इसको मैं बोनस करा रहा हूँ, ये सब बातें बताई नहीं गई हैं। क्वेश्चन नंबर 114 को बोनस करा रहे हैं। स्किन कलर में देखो क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, हमने ये पढ़ा है। कोई मल्टीपल एलिमेंट्स हमने वहां पे पढ़ा नहीं है। बाकी ये रैबिट वाला मुझे पता नहीं और ये प्लांट्स वाला भी मुझे पता नहीं, तो ना ही इसे देखने की जरूरत है, तो इसको बोनस करा रहे हैं। वैसे कितने लोगों ने इसका आंसर सही कर दिया था? चौथा वाला, स्किन कलर, ये सोच के कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। चलो, कई लोगों ने कर दिया, बढ़िया। कितने लोगों ने गलत किया और कितने लोगों ने छोड़ा है? एक ने छोड़ भी दिया। छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, कितनी बार सिखाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 114 is going bonus। और बताओ 115, और किसी को डाउट है 115 में? 115 में और किसी को डाउट है? दो लोग हो गए, देखते हैं। कंसीडर द क्रॉस फॉर द प्लियोट्रॉपिक जीन कैपिटल R in pea seed, RR, small r. Accordingly, which of the following is true for F1 hybrid? F1 hybrid के लिए true क्या है? ठीक है, तो R small r बनेगा F1 में, ठीक है। अब उसके लिए क्या सही है ये बताना है। पहला कह रहा है it possesses intermediate sized starch grain, सही है। देखो हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसे हमने बी माना है। क्या माना है? बी। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन दे दिया है वो कह रहे हैं कि बी ना कहो, आर कहो। क्या कहो? आर। ठीक है, तब इनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, बी की जगह से आर मानना पड़ेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कभी भी वही रहेगा। स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करने वाला जो बी जीन हमने पढ़ा है वो प्लियोट्रॉपिक जीन था।
कैसा जीन था? प्लियोट्रॉपिक जीन था, ठीक है। अब वो बी जीन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहता है तो इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स मिलते हैं। तो अब बी की जगह अगर हम आर लेटर यूज कर लेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब F1 हाइब्रिड में ये कंडीशन आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सेम वही है, यानी यहाँ पे कैसा बन जाएगा? इंटरमीडिएट साइज, ठीक है। ये तो ये वाली बात यहाँ पे सही है। दूसरा देखते हैं, इट possess round seed, ओके। तो हम लोग देखते हैं जब कि कैपिटल बी स्मॉल बी होता है तो राउंड सीड ही बनता है। कैसा सीड बनता है? राउंड सीड। ऐसा नहीं होता कि इनकम्प्लीटली राउंड बन जाए, हाँ, या स्लाइटली रिंकल्ड बन जाए, ऐसा पड़ा है क्या? नहीं। रिंकलिंग कब होती है? जब स्मॉल स्टार ग्रेन बनते हैं। तो राउंड तो ये भी बनेगा, यस। ये जो ग्रेन्स आए, ग्रेन इंटरमीडिएट साइज के हो गए और इसकी वजह से जो सीड का शेप आया वो कैसा आएगा? राउंड। ये भी बात सही है। तीसरा देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। हमने यहाँ कहीं नहीं पढ़ा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है स्टार ग्रेन में। स्टार ग्रेन के कैरेक्टर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं पाई जाती। तो ये ऑप्शन दिया क्यों गया है? इसलिए दिया गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि उन्होंने स्नैपड्रैगन में आर देखा था, तो आर, कैपिटल आर वाज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। तो कहीं लेटर से अगर रट के आए हैं तो गलत कर दे क्वेश्चन, इसके लिए दिया है। लेकिन फिर भी इसमें जो चौथा ऑप्शन दे दिया है वो ये लिखा है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये वाली बात सही है क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही मिल रहे हैं हमें। इंटरमीडिएट साइज के स्टार ग्रेन भी मिल रहे हैं और राउंड सीड भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से सही है। क्वेश्चन को और बढ़िया बना सकते थे अगर दूसरा स्टेटमेंट कुछ गलत लिखा होता और चौथा स्टेटमेंट एज इट इज छोड़ देते, तब कई लोग इसमें गलत करते। कितने लोगों ने इसे सही किया है? हाथ उठाओ। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। कितने लोगों ने गलत किया है? तो 3 लोगों ने गलत कर दिया। जितने लोगों ने सही किया है उसमें से वो लोग हाथ उठाओ जो तीसरे वाले स्टेटमेंट को भी सही मान रहे थे। अगर हम लोग स्टार्च ग्रेन की साइज देखेंगे, तो कैपिटल बी वाला बड़ा है और कैपिटल बी स्मॉल बी वाला मीडियम साइज आ रहा है ना, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही होगा। अच्छा, हाँ, यस सही है। कैपिटल बी इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। प्लियोट्रॉपिक खाली माइंड लेके चला, बताया है मैंने क्लास में। देखो रिवीजन नहीं करने से यही होता है। देख रहे हो लाइव एग्जांपल, जब रिवीजन कोई नहीं करता तो यही होता है। और मैं तुम लोग को यहाँ पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर चला जाता हूँ, कभी उठा के कभी नहीं देखता। तो जो लोग उठा के नहीं देखते बिल्कुल वो ऐसे ही भूल जाएंगे। तो बी जीन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलती है और प्लियोट्रॉपिक भी देखने को मिलती है। तीनों स्टेटमेंट सही है, वेरी गुड। अब जिन्होंने गलत किया है ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, रिवीजन करो, मेरी तरह मत करो क्लास में पढ़ा और उसके बाद उठा के एक बार भी नहीं देखा, ये मत करो, ठीक है। जिसने भी गलत किया है इसके बाद 108 उधर से एक लड़के ने कहा था 108। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 108। Which of the following represent a test cross? इनमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस दिखाता है? तो कंफ्यूजन यहाँ पे जो है, मैं समझ गया तुम्हारी क्या कंफ्यूजन है, क्लियर करता हूँ सीधे सीधे। तो जरा मुझे बताओ F2 जनरेशन में कौन बोल रहा है? F2 जनरेशन में क्या हुआ था? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही हुआ था। जिन लोगों को डाउट है और जिन लोगों को नहीं है, दोनों लोग ध्यान से देखो। F2 जनरेशन में ये हुआ था। तो टेस्ट क्रॉस क्यों कराया गया था याद है? कि हमें देखना था जीनोटाइप क्या है। ये भी टॉल था
सुनना ध्यान से, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है और कौन सा होमोजाइगस टॉल है। ये पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया, स्मॉल टी से। तो किसका क्रॉस कराया, इसका भी कराना होगा, इसका भी कराना होगा, तब तो पता चलेगा ना, सबका कराना होगा। बात सुना रही है, तब जाके पता चलेगा कि कौन से होमोजाइगस हैं, कौन से हेटेरोजाइगस। तो कुछ बच्चे वहां पे सोच रहे हैं शायद कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करेंगे, सिर्फ इसी को टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। हाँ, यही सोच रहे हो? गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमें पता करना है हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस, तो दोनों का कराना पड़ेगा। दो इंटरप्रिटेशन निकाले थे टेस्ट क्रॉस में, याद करो। एक इंटरप्रिटेशन था कि अगर हमने क्रॉस कराया पता करने के लिए कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो अगर होमोजाइगस है वो, तो क्या होगा, बोलो, जितनी प्रोजेनी बनेगी सब डोमिनेंट वाली बन जाएंगी, और अगर वो हेटेरोजाइगस होगा तो क्या बन जाएगा, आधा डोमिनेंट वाला आधा रिसेसिव। डाउट क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला, बोथ 1 and 2। ठीक है बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन नीट में मिलने वाले हैं, जहां ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे ही ठीक कर पाएंगे। जो एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं, मिक्स करते हैं पढ़ाई को और एंजॉयमेंट को, मोबाइल फोन को, हाँ, वो गलतियां करेंगे। मैं खाली उसकी बात नहीं कर रहा, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ जो 600-700 भी क्यों ना ला रहा हो नंबर, उसकी भी गारंटी नहीं जो 700 नंबर ला रहा हो। तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा। चलो, इस पेज पे कोई और क्वेश्चन है, बोलो। 109 किसने पूछा? 109 देखो भाई, टिपिकल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछ रहा है, टिपिकल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। टिपिकल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस यानी सिंपली जो टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा था, वहां पे क्या देखा था, जब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस टॉल है, तो क्या आया था, 50% टॉल 50% वार्म। वहां फ्लावर का दिया एग्जांपल, तो 50% वॉयलेट फ्लावर और 50% व्हाइट फ्लावर। तो अगर वॉयलेट और व्हाइट का रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, 1:1, ये आएगा। ठीक है, बोले नहीं सर अगर वो होमोजाइगस टॉल हुआ तब तो 1, कोई रेशियो की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सारे एक जैसे आए। बोलो, समझ आ रही बात? बात कब कर रहे हैं रेशियो की, जब अलग अलग आते हैं, अलग अलग आ रहे हैं तो आधे वॉयलेट आधे व्हाइट, 1:1। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं चौथे ऑप्शन में, क्योंकि उन्होंने बुकलेट में एमसीक्यू लगाया और एक क्वेश्चन में आंसर है ना। यस, वेरी गुड। तो वो जो बताया गया है वो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो है। किसका है? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो है 1:1:1:1। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड का पूछा गया है। मोनोहाइब्रिड का क्या आता है, वही जो हमने पढ़ा है। ठीक है, 1:1, बस, और कुछ नहीं। ठीक, चलो, और कौन सा कह रहे थे? 121। इससे पहले कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? 121 के पहले किसी को पूछना है? हाँ, 120 इससे पहले किसी का है कुछ? ठीक है, 120 में आ जाओ। Which of the following blood group is or are possible when both the parent possess AB blood group? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों पेरेंट को पास AB ब्लड ग्रुप है, तो इनमें से कौन से बच्चे पॉसिबल हैं? सिंपली क्या करना है, IA-IB गैमेट्स का क्रॉस कराना है। IA-IB गैमेट्स से क्रॉस कराते हैं। चलो देखो इधर, जिसने पूछा है वो भी ध्यान दो, जिसने नहीं पूछा वो भी ध्यान दो। तो बोल रहे AB और AB का क्रॉस कराना है ब्लड ग्रुप वालों का। तो AB वाले के पास कौन से जीन रहेंगे? IA-IB,
इसके बाद भी सेम आई ए आई बी, क्रॉस कराओ, आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। इसका क्या हो जाएगा? ए बी। इसका क्या हो जाएगा? बी। यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप बने? ओ को छोड़ के सब बने। ए भी बना, बी भी बना, ए भी बना। ठीक है, अभी ऑप्शन देखो तो सेकंड वाला तो नहीं होगा क्योंकि उसमें ओ लिखा है। तीसरे और चौथे में लिखा है कि सिर्फ बी या सिर्फ ए बनेगा, तो ये भी गलत है। पहला आंसर दिख रहा है, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है और ए भी बन रहा है। तुमने पेन नहीं उठाया था करते समय, माइंड में किया था, इसीलिए गलत किया, क्योंकि ये तो तुम्हें आता है ना ये करने। हाँ, ये देखो ये गलती है। विदाउट प्रैक्टिस माइंड में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 4 सेकंड बचा के कुछ नहीं मिलेगा, ये बता रहा हूं, तो मान लो आज की डेट में 3 घंटे 20 मिनट में तुम जितने क्वेश्चन करते हो उससे ज्यादा क्वेश्चन हम करते थे 3 घंटे में। 200 क्वेश्चन करने को रहते थे, वो 4 सेकंड बचा के कुछ नहीं करोगे। तब भी हम यही सोच लेके चलते थे कि 4 सेकंड 5 सेकंड बच जाएंगे, उससे कुछ होगा नहीं, उठा ले पेन। ठीक है, कि गलती ना, जो गलत हो गया तो माइनस होता है, समझ गए? और या तो लग रहा है कि समय जा रहा है तो छोड़ दो उसको, वो ज्यादा बेटर है गलत करने से अच्छा। तो ठीक है ना? तो जो भी बच्चे ये गलतियां करके अपने क्वेश्चंस गलत किए हैं टेस्ट पेपर में, कि सिर्फ पेन नहीं उठाया और माइंड में सोच के कर दिया, तो ध्यान रखो कि तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो उस टॉपिक को लेके कि तुम माइंड में सोच के कर सको। तो उसके लिए पहले उस काबिल बनो उस टॉपिक के लिए, तब माइंड में सोचो। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन पे आओ। An organism has 2 unlinked genes X and Y। 2 जीन है जिनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है। अनलिंक्ड का क्या मतलब है? लिंकेज नहीं, यानी मेंडल वाला, सिंपल है ना, मेंडल वाला काम होने वाला है यहाँ पे। तो वो बात भूल ही जाओ लिंकेज वाली। आगे बढ़ते हैं। Its genotype is XXYY। The following genotypes possible in a gamete from its organism। तो बहुत सिंपल है, इस ऑर्गेनिज्म से किस टाइप के गैमेट बन सकते हैं, चलो बनाएं। बता चुका हूं तरीका क्या है बनाने का। XXYY ये है, तो अब इससे गैमेट कैसे बनाएंगे? X स्मॉल x, Y स्मॉल y, Y स्मॉल y, बनाते हैं गैमेट XY, X स्मॉल y, स्मॉल XY, स्मॉल x स्मॉल y। ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे। यही तरीका बताया ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन सा इनमें से पॉसिबल होगा गैमेट में जीनोटाइप। तो क्या XX बना? क्या नहीं बना। क्या XXYY बन गया? क्या अरे डिप्लॉइड थोड़ी ना रहेगा गैमेट। हाँ, उसके बाद कह रहा है कैपिटल X और स्मॉल y बना? क्या हाँ बना। तीसरा वाला बना। चौथा देखें, कैपिटल Y स्मॉल y बना है? क्या कैपिटल Y स्मॉल y बना है? क्या नहीं। अरे सिंपल सी बात है, अगर इतना नहीं भी बनाया जाए तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया वो लोग दिमाग में इतना ध्यान रख सकते हैं कि हमने पढ़ा है गैमेट के टाइम पे फैक्टर अलग होते हैं, तो साथ साथ रह ही नहीं सकते। तो कभी भी कैपिटल Y स्मॉल y के साथ गैमेट में आएगा ही नहीं, कभी भी कैपिटल X स्मॉल x के साथ गैमेट में आएगा ही नहीं, जब तक नॉर्मल बात कंसीडर की जाएगी तब तक। समझ रहे बात? तो हाँ, और XXYY वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि वो तो डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट। तो किसने पूछा था ये क्वेश्चन? और किसी ने गलत किया है? गलत किया है क्या? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। और किसी को इस क्वेश्चन में डाउट था? कितने लोगों ने सही किया ये क्वेश्चन? कई लोगों ने गलत किया है, हाथ नीचे करो। गलत करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। बाकी इधर इधर हाथ नहीं उठे। तुम लोग ने किया है कि नहीं किया है? छोड़ दिया? छोड़ने वाले कितने लोग हैं? फिर इधर के लोग नहीं हाथ उठा रहे। सही करने वाले कितने हैं? हाथ उठा। तो तुम क्यों नहीं हाथ उठा रही हो? तुम बोलो, तुमको कह रहा हूं। तो पेपर ही नहीं दियो, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन ही नहीं है।
समझ गए बेटा क्वेश्चन क्या था? गैमेट का जीनोटाइप पूछ रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 122 से लेके 138 तक पूछो। 123 से पहले है किसी का? 123 देखते हैं पहले। कितने लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्लास में समझाया कराया भी। भगवान देखो क्या बोल रहा है, अपना मुंह बंद करो, इधर देखो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, जब क्रॉस कराया जाता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, तो फिर क्या होता है? 512 सीड मिलते हैं। कितने सीड मिलते हैं इससे? 512 सीड मिले। ठीक है, मतलब 512 क्या मिली? प्रोजेनी। क्या मिली? प्रोजेनी। सीड में ही है ना बच्चा उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड विद द फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट। फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट वाले कितने प्लांट इनमें हैं, कितने बच्चे ये बताना है। क्या मतलब है फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव का? मतलब पहला वाला जो है उसमें कैपिटल एक कम से कम रहे तो डोमिनेंट रेट आएगा, और दोनों रहेंगे तो भी डोमिनेंट आ जाएगा। और सेकंड वाले में क्या होना चाहिए? दोनों स्मॉल भी होने चाहिए तभी रिसेसिव आएगा। कितने लोग अभी यहाँ पे बताने पे समझ गए? हाथ उठाओ, कितने लोग समझ गए? आगे बताऊं मैं? जिनको आगे जानना है वो हाथ उठाओ, तो फिर मैं बताऊं। वेरी गुड, तो आगे जानना है। अब देखो, अब करना क्या है? क्रॉस कराना है, सिंपल। क्रॉस कराते हैं, गैमेट बनाओ। अब तो लिख लोगे सीधे गैमेट। तो नहीं सर अभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी, हम तो थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू से हमारा जन्मों जन्म का नाता नहीं है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू लगाते हैं तो हमारे सब ऊपर से उड़ता है, तो हम कहते हैं बाहर में जाए एमसीक्यू, हम तो जो है थ्योरी रट के जाएंगे। हम तो वही वाले हैं। ऐसे वाले लोग सेलेक्ट नहीं होते, मैं बता दूं। ऐसे वाले लोग कभी किसी जन्म में सेलेक्ट नहीं होंगे जो एमसीक्यू से डर के भागते हैं, क्योंकि तुम्हें वहां सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है नीट में, ये याद रखना। बोर्ड एग्जाम की आदत तुम्हारी छूट नहीं गई है ना। न्यूमेरिकल में भी जाके थ्योरी लिख के चले आते हैं कुछ। I don't know this, but I know sin square theta plus cos square theta is equal to 1. उनको लगता है मार्क्स मिले। मैंने कॉपी चेक की है ना, ऐसे लिखे होते हैं कुछ बच्चे, बोर्ड की कॉपी चेक की है मैंने। तो हम गैमेट बनाते हैं, चलो। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसको क्या करना है? सिंपली क्रॉस कराओ, फिनोटाइप बनाओ, मतलब जीनोटाइप जितने मिले वो बनाओ। अब उनमें से कौन से जीनोटाइप, चलो मैं बनाता हूँ। बच्चों ने पूछा है तो पूरा बना दूं मैं। ये हो गया एक, ये हो गया, बोलो इधर बोलो, जिन्होंने पूछा है वो तो बोलो। हाँ, ये बोलो, बोल नहीं रहे हो? बोल रहे हैं। मुझे से ज्यादा मेहनत कर, मैं ही तुम्हारी नीट के पूरा बैठूंगा। ये बनाना पड़ेगा, बिना बनाए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब उन्होंने क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव ट्रेट मिले। फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड वाला रिसेसिव। तो फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव कहां? इसमें है क्या? नहीं। फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड है क्या? नहीं। फर्स्ट डोमिनेंट है क्या? नहीं। फर्स्ट डोमिनेंट है क्या? नहीं। फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड है। फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड एक मिला। फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड
नहीं तो डोमिनेंट है ना। अरे भाई एक कैपिटल ए आने से डोमिनेंट ट्रेट आ जाएगा ना। वेरी गुड। ये है क्या, 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 हाँ ये है, ये है क्या, ये है क्या, नहीं। कितने मिले, 1 2 3 मिले कितने में, 3/16 into 512। यही आंसर आया। कितना आ रहा है आंसर, 96। कितने लोगों ने किया इसको, ओके समझ में आया। अच्छा कितने लोगों को यही नहीं समझ आया कि मैंने ये लिखा क्या है, ये आया कहां से। इन्हें नहीं समझ में आया लेकिन वो बोल नहीं रहे तो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। ये सारे बच्चे, प्रोजेनी। बच्चा कहाँ होता है, सीड में। कहाँ होता है, सीड में। तो 16 तरह के सीड मिले हैं ये। अब उन 16 तरह के सीड में 3 तरह के वो वाले हैं जो कि पूछा गया है। तो 16 में कितने हैं जो पूछा गया है, 3। तो 3/16। और कितने में पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रही है, ये हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोलो अगला क्वेश्चन। 131। कितने लोग पूछ रहे हैं 131? गड़बड़ है क्या कुछ इस क्वेश्चन में? हाँ चलो देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 131। इन अ लीनियर क्रोमोसोम, सीधा सीधा क्रोमोसोम में कह रहा है, मैप डिस्टेंस इन सेंटीमॉर्गन between 4 gene loci are as follows. A और B, B और C, A और D, A और C के बीच में पूछा गया है, मतलब बताया गया है डिस्टेंस कितना है। तो कह रहा है the expected crossover frequency between the genes C and D is, कितना एक्सपेक्ट करते हो कि C और D के बीच में क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। पहले तो मतलब समझो सवाल का। क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सेम चीज जो हमने पढ़ा था ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने उसका यूज करके जीन मैपिंग किया था। तुम्हें पता है ना रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोलो चाहे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलो, करीब करीब सेम बात है। ठीक, अब तुमसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मान लो। तो वो पूछ रहा है कि कितना हो। हमें पता है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। पढ़ा ना लोगों ने, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। तो कह रहा है कि बताओ A और D के बीच में कितना हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है, लास्ट में बताया है ना। नहीं बताया, नहीं बताया, ऐसा कैसे कह सकते हैं, नहीं बताया। कौन ये बोल रहा है बार बार बोलने से, मुंह मत रखो अपना। नहीं बताया है, इट्स ओके। ये तो बताया है ना, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। और सेल डिवीजन तुमने पढ़ा है ना, तुम जानते हो ना क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उसी की वजह से रिकॉम्बिनेशन होती है। तो थोड़ी बुद्धि लगानी थी, जैसे स्टर्टेवेंट ने लगाई थी जो टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट था। बोले सर अब स्टर्टेवेंट नहीं, मैं भी टीएच मॉर्गन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो देखो इधर कैसे किया जाए। A और D के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। ये एक, अगर मैं किसी को क्वेश्चन ये मैं बोल दूं कि देखो ये होता है, पहले एक एसएससी की तैयारी करने वाला कर देगा ये क्वेश्चन, इसमें बायो है ही नहीं। एक आईएएस पीसीएस का भी तैयारी कर रहा होगा, एसएससी का छोटे मोटे एग्जाम का तैयारी भी कर रहा होगा अगर, तो वो भी ये कर देगा। रीजनिंग की बुक लगाते हैं वो लोग, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बायो है ही नहीं उसमें। क्या बोल रहा है, हाँ नहीं हो रहा है इसीलिए एसएससी का जाके तैयारी करो। तो A और
के बीच में कितना है 10 सेंटीमॉर्गन, B और C के बीच में कितना है 4 सेंटीमॉर्गन, A और D के बीच में कितना है 3 सेंटीमॉर्गन, A और C के बीच में कितना है 6 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ये डिस्टेंस बताई गई है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भूल जाओ जी, भाड़ में गया जी, दो पॉइंट है A और B, उनके बीच में 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस, भूल जाओ सेंटीमॉर्गन, सेंटीमीटर याद करो। देखो कितना सिंपल होता जा रहा है। तो A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो बिंदु हैं। रीजनिंग के सवाल अगर तुमने देखे हो, दो बिंदु हैं A और B, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्या बना नहीं सकते उसे? A और B दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमॉर्गन है, हम सेंटीमीटर बोले तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, तो सेंटीमीटर ये हो गया A और B के बीच में डिस्टेंस, सबसे बड़ी वाली। अब इसके बाद क्या दे रहा है, B और C के बीच में जो है वो 4 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। B और C यानी ये रहा B, ठीक है, B और C के बीच में कितना है 4। अब B के C इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, 4 है ना, तो 4 इधर भी जा सकता है, 4 इधर भी जा सकता है। लेकिन अब इधर जाएगा या इधर जाएगा ये कैसे तय करें? C का रिलेशन A के साथ देखना पड़ेगा। A के साथ क्या रिलेशन है? कह रहा है A और C के बीच में 6 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस कितना है, यानी A से C जो है वो 6 की दूरी पे है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, और B से क्या बोल रहा है वो C 4 पे है, यानी तुम समझ रहे हो कि कहां पे है, इस तरफ। किस तरफ है? इधर है, यानी यहां कहीं है C। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो गया 6 और ये कितना हो गया 4, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया है। समझ रहे हो? बायो लग रही है कहीं? नहीं, जुगाड़ लग रहा है, बस थोड़ा सोचना है, कहीं बायो नहीं लग रही उसमें। ओके, और कुछ बचा? A और D, कह रहे हैं A और D के बीच में 3 सेंटीमॉर्गन का, बोलो नहीं, A और D के बीच में 3 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। और उसके बाद उन्होंने पूछा किसके बीच है, C और D के बीच में पूछा है, बताओ। तो A और D के बीच में 3, यानी D A के या तो इधर 3 हो सकता है या तो इधर 3 हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह मान के चलते हैं, माना कि इधर है D या फिर माना कि इधर है D। तो इधर अगर है तो ये 3 सेंटीमॉर्गन है, और इधर अगर है तो ये 3 सेंटीमॉर्गन है। ठीक, अब ऑप्शन पढ़ो और देखो कौन सा इसमें जो फिट बैठ रहा है। कह रहा है कि देखो C और D के बीच में 9% फ्रीक्वेंसी है क्रॉसओवर की, पहला ऑप्शन। तो 9% फ्रीक्वेंसी क्रॉसओवर होने का मतलब कि 9 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। क्या है? 9 सेंटीमीटर या सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन बोलो, सेंटीमीटर तुम समझ गए हो ना उस बात को, क्यों मैंने सेंटीमीटर बोला। तो सेंटीमॉर्गन 9 है, किसके किसके बीच में? C और D के बीच में। तो मानो अगर C इधर है और D इधर है, तो C और A के बीच में 6 और A और D के बीच में कितना 3, तो 9 तो ऐसे सही आ रहा है C और D के बीच में जो उन्होंने पूछा है। ठीक है, और देख, लेकिन अगर अंदर होगा तब तो गड़बड़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या दे रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, C और D के बीच में 3% है, यानी C इधर और D इधर होगा अगर अंदर, तो 3% है। समझ रहे हो? 3, ये भी सही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 3% है। इसके बाद कह रहा है तीसरे में कि 5% या 7% है। तो 5% C और D के बीच में, अगर D इधर है तो क्या 5% हो सकता है क्या? और अगर D इधर है तो क्या हो सकता है क्या? या 7% हो सकता है क्या? नहीं हो रहा ना, बोलो, हो रहा है? हिसाब सही नहीं बैठेगा हमारा। अब देखो चौथे ऑप्शन में क्या बोला है, पहला और दूसरा दोनों सही हो सकता है, कह रहा है पहला या दूसरा दोनों सही हो सकता है। कह रहा है हो सकता है कि दोनों के बीच में 3% हो, यानी 3 सेंटीमॉर्गन हो, और या फिर दोनों के बीच में 9। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या है? डी फॉर डॉग। कितने लोगों ने सही किया है ये क्वेश्चन? वेरी गुड। तो इसमें थोड़ा सा आईक्यू इस्तेमाल करना था,
बस, इसमें बायो नहीं है कहीं भी। बायो सिर्फ इतनी है कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको याद कर लो। इस तरह के क्वेश्चन 2024 में आया एक क्वेश्चन जिसमें सिंपली ये बोला था 4 जीन है ए बी सी डी और चारों जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कुछ दे दी गई है और पूछ रहा है कि बताओ एक क्रोमोसोम पे उनका डिस्टेंस कहाँ है। सिंपली वो तुमको कह रहा है कि तुम स्टर्टेमेंट बन जाओ और बताओ कि कौन सा जीन कहाँ पाएगा। डाटा तुम्हें दे दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल है। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, या फिर हम बोले recombination frequency is equivalent to crossover frequency because crossing over की वजह से ही क्या होता है, recombinations होते हैं जीन्स के। ठीक है, बात समझ में आई? कितने लोगों ने छोड़ दिया ये क्वेश्चन? छोड़ने वाले तो कई लोग होने चाहिए। अच्छा, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्या सोच के कर दिया? ये ऐसे ही सोचा था? अच्छा, तुम में से किसी ने 3 कर दिया, किसी ने 9 कर दिया। ये नहीं देखा कि 3 और 9 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक डाटा और अगर उन्होंने दिया होता तब तुम एक ऑप्शन कर सकते। एक डाटा और तुमको कुछ देना चाहिए था तब एक कर देते कि ए और डी के बीच में तो ऑलरेडी दिया है उन्होंने। बी और डी के बीच में अगर वो दे देते कि बी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है तब एक ऑप्शन सही हो जाता। मान लो कहते बी और डी के बीच में जो है वो 13 सेंटीमॉर्गन, या वो कह देते बी और डी के बीच में जो है वो कितना है, 3 और 7, समझे? तब हो जाता, ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलो बढ़िया, समझ गए, बस अच्छा है। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जब गलतियां करो तो उसको सीख लो, ये नहीं कि हाउ हु करके आगे निकल गए, है ना, और आंसर रट के आगे बढ़ गए। नहीं, अगर उसमें कुछ समझने की चीज है तो समझ लो। समझने की चीज नहीं है, अगर टीचर कह रहे हैं बायो में कि देखो बेटा ये फैक्ट है, इसको रट लो, तो रट के आगे बढ़ो। खुद से मत रट के आगे बढ़ जाएगा तो समझा करो, वरना तैयारी नहीं कर रहे हो तुम, कुछ और ही कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो। एक और क्वेश्चन आया हुआ है 130 नंबर क्वेश्चन 130। ये हो गया था? कितने लोगों ने किया ये वाला? कितने लोगों ने कर तो लिया? चलो बढ़िया। मतलब इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग ये दो प्रोबेबिलिटी लेके नहीं चले, प्रोबेबिलिटी लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। चलो, और इस पेज पे कोई क्वेश्चन बोलो, है कोई? कौन बोला? कौन सा बेटा? और कोई है तो 137 पूछ रहा है। 1-2 बच्चे और हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 137, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नॉर्मल विजन है, लेकिन दोनों के फादर कलर ब्लाइंड थे, तो उनकी डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, इसका कितनी संभावना है? चलो देखते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के पापा कलर ब्लाइंड थे तो क्या होना चाहिए? हस्बैंड ये रहा, वाइफ ये रही। अगर हस्बैंड का फादर यानी एक्स वाई वाला कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब वो ऐसा रहा होगा, समझ रहे हो? और अगर वाइफ का फादर कलर ब्लाइंड था तो वो ऐसा रहा होगा, वो भी सेम। फादर ने अपने लड़के को क्या दिया होगा, एक्स या वाई? वाई। फादर कभी भी अपने लड़के को एक्स नहीं देता, एक्स जहां जाता है वो लड़का ही हो जाता है, तो इसलिए तो वाई दिया है। तो ये जो हस्बैंड है हमारा, क्या ये कलर ब्लाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बोले सर उसकी मम्मी का तो पता नहीं। हाँ, तो मम्मी का नॉर्मल मान के चलेंगे, ठीक है, मम्मी का नॉर्मल मानेंगे। तो ये हो गया हस्बैंड, ये हो गया। अगर वाइफ का तय करते हैं तो इसकी वाइफ यानी इसके पापा की ये लड़की जो है, तो पापा से लड़की को जो है वो क्या गया होगा, एक्स गया होगा। तो अगर एक्स गया होगा तो मतलब एक सी इस पे आएगा, ये आ सकता है? बोलो, अरे बोलो भाई, ये आ सकता है ना? तो मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक।
अब इसी का परनेट स्क्वायर अगर हम बना दे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्स और क्या मिलेगा, एक्स एक्स सी और क्या मिलेगा, एक्स वाई और एक्स सी वाई। यही 4 बच्चे मिलेंगे ना, बोल ये 4 बच्चे मिले। क्वेश्चन क्या है, अब उसको देखो। ये रहा, डॉटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो कलर ब्लाइंड होगी। ये 2 डॉटर हैं, ये डॉटर है क्या, डॉटर ये दोनों है। कितना चांस है कि डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, 0%। कितना परसेंट है, कोई कलर ब्लाइंड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 0%। कितने लोगों ने सही किया इसको, ओके। ऐसे ही सोचा कि कुछ और सोचा, कुछ और सोचे, ठीक। तो ये हो गया इस पेज पे क्वेश्चन। अब बताओ इस पेज से आगे बढ़े। हाँ 136 देखो भाई, कितने लोगों को पूछना है 136। तुमने आंसर सही लिखा है ना, देखो तो एक्स 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 वाई एक साइड में क्रोमोसोम दिए हैं, दूसरी साइड में ऑर्गेनिज्म दिए हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑर्गेनिज्म, यानी सेक्स डिटरमिनेशन किसमें कैसा होता है ये बताना है। तो एक्स 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 वाई में सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है एक्स 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 वाई वाला, बताओ क्या ये ड्रोसोफिला में हमने नहीं पढ़ा है। तो फ्रूट फ्लाई वहां लिखा है ना, ड्रोसोफिला को ही क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो ए का हो जाएगा 4, ए का ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब बाकी मिला लेते हैं, एक्स 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 ओ ये किस में जाएगा, ग्रास हॉपर में जाएगा, यानी ए बी का हो जाएगा 3। इसके बाद z अप टू z किसका हो जाएगा, बर्ड्स का, और जो बचा वो किसका हो जाएगा, बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई में क्या होता है, z आता है, ठीक है। ये वहां पे बटरफ्लाई में देखने को मिलता, हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। पिछली बार भी क्वेश्चन बटरफ्लाई का था, याद है बटरफ्लाई का एक क्वेश्चन था, तो मैंने कहा था चिड़िया मान के कर दिए हो तो फिर भी ये सही हो। तो देखो वो इस बार आया है कि उसमें z आया जाता है, ठीक है। समझ गए ना, ये हो गया बटरफ्लाई का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, चौथा वाला सबने सही कर दिया होगा। कितने लोगों ने छोड़ दिया ऑप्शनल में था, तो छोड़ा है। ऑप्शनल में मैचिंग आता है तो वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैचिंग तो सबसे सिंपल होते हैं। मैचिंग वाले में गलत होने का चांस बहुत कम होता है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा रही हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। 140 किसने पूछा, चुप के क्यों पूछ रहे हो। 145 के पहले क्या बोला, 145 के पहले आता है 149, 139 के पहले भी कुछ है नहीं, तो 139 देखते हैं। If both the parents are carriers for cystic fibrosis and autosomal disorder, what is the probability that the child born will be affected by the disorder? तो इसमें क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस से डर गए तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी। चलो इधर देखो, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है ना। सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में दोनों में एक बात कॉमन है, ये दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जितने थे सबका इनहेरिटेंस पैटर्न एक ही जैसा था, अभी नहीं था, क्लास में बताया था मैंने, देखो ये सब सेम है। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया पूछे चाहे सिकल सेल एनीमिया पूछे, सब एक तरीके से होगा जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होंगे वो। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या है, एक सिकल सेल एनीमिया वाला किया है हमने, वही सिकल सेल एनीमिया वाले को यहाँ पे अप्लाई कर दो। मतलब करना क्या है, दोनों कैरियर है ना, तो वही लिख दो यहाँ पे सिंपली HbA/HbS, ठीक। अब हो जाएगा, उसी का उसी से क्रॉस करा दो, तुम्हें मिलेगा कि 25%, यानी क्वेश्चन का गया 1/4 जो है वो अफेक्टेड होंगे।
कितने लोगों ने किया इसको? कई लोगों ने कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। मेरे पढ़ाने की जो है वो इसको एक बताने की मेरी मेहनत काम आई, कई लोगों ने किया है। तो अक्सर लोग ये नाम देख के घबरा जाते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछ लिया, हम तो सिकल सेल एनीमिया वाला पढ़ के आए हैं। सब सेम तरीके से होगा, एक ही तरीका याद रखो, ऑटोसोमल वाला और ऐसे ही एक्स लिंक्ड वाला वो एक तरीके से होगा, चाहे कलर ब्लाइंडनेस करो चाहे हीमोफीलिया करो। 139 के बाद कौन सा बोला? 142 देख लो भाई। 142 identify the first and sixth amino acid of beta globin chain of hemoglobin of a person suffering from sickle cell anemia। तो देखो छठे पे जो सिकल सेल एनीमिया से जो सफर कर रहा है उसके छठे पे क्या होना चाहिए? वैलीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलीन होना चाहिए। और पहले पे क्या होता है बुक में देखो क्या दिया? वैलीन ही है पहले पे भी। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या है? चौथा वाला। ठीक है, तो वो पूरा सीक्वेंस याद कर लो। कुछ निमोनिक, कुछ गाना शायरी बनाने में तुम्हें खूब आती है, उसको बना लो। ठीक है, तो वैलीन पहली पोजीशन पे भी और छठी पोजीशन पे भी वैलीन किस में आएगा? जिसको सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होगी, और जिसको नहीं होगी उसका क्या आएगा? पहले पे क्या है? वैलीन, और छठे पे क्या आएगा? ग्लूटामिक एसिड आएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। तो 1 किसने पूछा था? 142 क्लियर है? छोड़ दिया था क्वेश्चन, गलत कर दिया। 142 के बाद कौन सा बोले? 145। देखो भाई 145, what are the chances of occurrence of 3 consecutive boy child to a couple? एक कपल है, तेरा इसके कितने चांस हैं? प्रपोर्शन में बताओ कि इसके कितने चांस हैं कि लगातार 3 लड़के होंगे किसी कपल को। देखा ऐसा घर, ऐसी फैमिली देखी है? लगातार 3 लड़के या 3 लड़की? नहीं देखे तो खोजने की जरूरत नहीं है, जब खोजेंगे। ठीक है, तो जब कोई प्रेगनेंसी होती है तो पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, हम मान के चलते हैं प्रोबेबिलिटी 50-50 है। क्या है? 50-50। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब 50, यहाँ परसेंटेज के वे में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे हम कहेंगे आधा चांस है, 1/2। आधा चांस है लड़का होगा पहली बार में और आधा चांस है लड़की। तो इसमें पूछा लड़का, हम माने आधा चांस, तो पहली बार में लड़का होने का 1/2 चांस, दूसरी बार में लड़का होने का फिर से 1/2 चांस, तीसरी बार में भी लड़का होने का 1/2 चांस, मल्टीप्लाई 1/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार 3 लड़के होने के चांस कितने हैं? 1/8। इसमें परमानेंट स्क्वायर वगैरह ये सब करने का कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सीधा इससे आ जाएगा 1/8। बात में आ रही है? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पहले आता था, अभी आने का चांस कम है, बट फिर भी इसको देख लो, याद कर लो। ठीक है, कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है? बुकलेट में एक ऐसा क्वेश्चन है शायद। हाँ, ठीक है, और बताओ इस पेज पे कोई क्वेश्चन? 140 140 देखो भाई, और किसी को पूछना है 140? Choose the odd one out with respect to a recessive disorder। तो हमें पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, हमें पता है हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, हमें पता है फिनाइलकेटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो 3 ये आंसर तो नहीं हो सकते, चौथा जो बचा वही ऑड वन आउट है, यानी वो डोमिनेंट होता है। लास्ट ईयर मैंने एक क्लास में बोला था, पढ़ाया था, इस साल मैंने पढ़ाया नहीं, इसको एग्जांपल में लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। हंटिंगटन्स डिजीज कहते हैं या हंटिंगटन्स कोरिया कहते हैं, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है, तो वैसे ही मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, हंटिंगटन्स डिजीज या कोरिया ये भी क्या होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी होती है। कितने लोगों ने इसको किया है और सही किया है? ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 140 कोई और है? 140 पे कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ।
अच्छा 146 देखो भाई, एक कपल को 4 लड़कियां, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि अगला बच्चा भी लड़की ही होगी? अभी तो यही बता रहा था, हर बार यही प्रोबेबिलिटी चलेगी 50-50, ठीक है, चाहे 50वीं प्रेगनेंसी क्यों ना हो। मतलब नहीं 50 होते होते अब तो भगवान रहम करेंगे उसको लड़का नहीं, तो ऐसी बकवास हमें नहीं करनी है, ठीक है। हर बार 50-50 चांस है लड़का हो गया या लड़की।